गाइडेंस नहीं थी एक तो, और गाइडेंस राइट गाइडेंस नहीं थी। और जब मैं आया तो इतना ज्यादा डेटा, वो समय युग था, मतलब इंडिया डिजिटल इंडिया अडॉप्ट कर रहा था ना, जैसे हमने अडॉप्ट किया 2015 में, तो मुझे बड़ी दिक्कत लगी कि यार इतनी ज्यादा डेटा हो गया और मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या चूज करूं और क्या नहीं चूज करूं। तो फिर मेरे को लगा कि यार यूपीएससी जब मेरा नहीं हुआ अटेम्प्ट है ना फाइनल, मुझे लगा यार क्या करूं लाइफ में। अब आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ लाइक से हमने एक स्टार्टअप खोला अपना यूपीएससी के बाद, जिसमें ना मेमोरी पे काम करते थे उन बच्चों की जिनका दिमाग थोड़ा कमजोर होता है। जैसे सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं, दे आर नॉट दैट स्मार्ट लाइक यू गाइस। तो हमने यस क्योंकि उस टाइम पे द आइडिया वाज नॉट टू हैव ओपन माय ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि मैं मनी मेकिंग का कोई आइडिया नहीं था कि इंस्टीट्यूट ओपन, और इंग्लिश मीडियम से सीख रहे थे बच्चे, उनको हम वो इंग्लिश सिखाते थे ऑनलाइन ही वीडियोस बनाई मोनिक्स की, और हमने रिकॉर्डेड लेक्चर उनको दिए जो उनके उस पढ़ाने के साथ साथ प्ले होंगे स्क्रीन पे, जिससे बच्चे की मेमोरी टेक्निक बढ़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे W लिखा आ गया और फिर उसके बाद किसकी जरूरत है उसको, पिल की, तो वो हमने किया कुछ, तो इल विल पिल बच्चों को याद हो जाए। तो इस तरह की मेरे को आदत थी शुरू से ना कि चीजें मेमोरी अच्छी कर सके। ये एक ना साइकोलॉजी में एक चैप्टर है, साइकोलॉजी में एक चैप्टर भी है जिसमें मेमोरी के ऊपर बात है। अगर आपको सीखना है कि मेमोरी टेक्निक्स कैसे काम करते हैं, वर्ड है भाई, आप इंग्लिश मीडियम से, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, फर्क वही है तो पॉइंट ये है, मीडियम का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है ना। तो बात वही कह रहा हूँ जो आप समझ रहे हो। तो पॉइंट क्या था, हाँ, कोचिंग मैंने पढ़ाया ना, तो मेरे को बहुत मजा आया यार, सच में बहुत मजा आया। मतलब आप ये समझिए कि देयर आर स्टूडेंट्स जो मेरे को फादर फिगर मानते हैं। मैं जब, मतलब मेरी एज इतनी नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं भी इस तरह से बेसहारा घूम रहा था। तुमको तो देख के लग नहीं रहा मेरे को बाकियों को देख के लग रहा है, दिस इज ट्रू। और मतलब तुम अपनी कोई क्वेरी लो तो ज्यादा बेटर रहेगा ना इस सेशन में। लाइक मेरा ये है कि जब हम कोई कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम मतलब मास्टरी हो जाती है हमारी। परफेक्ट। तो फिर उसके बाद 2-3 कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं, हम टच में रहते हैं उनके, लाइक हमने पहले साइंस टेक पढ़ा, फिर ज्योग्राफी पढ़ा, फिर आते हमें 7-8 कंपोनेंट हो गए। आज अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री खोलते हैं या एथिक्स खोलते हैं तो हमें लगता है कि हम फर्स्ट टाइम ये फिर से खोल रहे हैं। बहुत अच्छा। पता है क्या बात है, खाली इस प्लॉट के ऊपर तुम्हें बिल्डिंग बनानी है, फिर बिल्डिंग से कलर्स बनाने हैं, फिर फर्नीचर लेके आना है, तो यू कैन नेवर से कि आई एम डन। तुम्हारी कमी ये थी जब तुमने वो सब्जेक्ट किया, तुमने उसके माइक्रो नोट्स नहीं बनाए जिसको तुम क्विक टाइम में रिवाइज नहीं कर सकी। उसके बाद क्या हुआ, तुमने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया। अब वो सब्जेक्ट तुम्हारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर तो है, पढ़ोगी तो याद आ जाएगा, लेकिन तुमने क्या किया, वो पढ़ के छोड़ दिया। उसके माइक्रो नोट बनाने थे, जिसको मैं बोलता हूँ 1 पेजर नोट्स। जब भी कोई कंपोनेंट कंप्लीट हो जाए तुम्हारा, उसके 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, 5 दिन बैठो, लेकिन उसके नोट्स को तुम समराइज कर दो। ठीक, समराइज कैसे करेंगे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्लास में एक फ्लो चार्ट बनवाया है। फ्लो चार्ट बनाने से क्या फायदा होता है कि तुम्हारे माइंड में ना फ्लो बन जाता है चीजों का। अपने हाथ से बनाओ फ्लो चार्ट, फ्लो बन गया। उसके बाद जैसे मान लो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी का 1 पेज तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए। 1 पेज में मॉनेटरी पॉलिसी, 1 पेज में फिस्कल पॉलिसी, 1 पेज में बीओपी पॉलिसी, 1 पेज में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैंने जब भी अपनी क्लास स्टार्ट की, आपने देखा होगा, तो क्लास के पहले मैंने एक स्ट्रक्चर टाइप बनवाया है। मॉनेटरी पॉलिसी, उसके 2 टूल्स, उसके 2 कंपोनेंट्स। ये स्ट्रक्चर अगर रेडी है ना, हर टॉपिक में एक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक स्ट्रक्चर। तो उन स्ट्रक्चर को मैं माइक्रो नोट्स बोलता हूँ। मैं मान लो अगर आपसे पूछूं, मैं आपके माइंड को देखो थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। लाल कलर, तुमने सवेरे आते हुए कोई गाड़ी देखी लाल कलर की, ठीक? तुम्हें कोई लड़का मिला लाल कलर की ड्रेस पहने हुए, शाइस्ता। फिर तुम इंस्टीट्यूट में आई तो तुम्हें लाल कलर का एक रैपर मिला। 3 चीजें हो गई। अब तुमको मैंने बोला शाम को 7 बजे के बाद कि लाल कलर पे कुछ लिखो। अब तुम देखो क्या लिखोगी लाल कलर पे? लाल कलर की गाड़ी, लाल कलर का लड़का, लाल कलर का रैपर। तुमने ये तीनों इंफॉर्मेशन किस किस हेड के अंदर डाली? लाल। तो ऐसे ही अपने नोट्स को क्या करना है, बहुत सारे नोट्स हैं, उसका एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करो और उसका एक कीवर्ड बना दो, एक ऐसा वर्ड की बटन दबे दिमाग में और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाए।
गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ी सी मेहनत का काम है, एक बार सीख लो। साइड कैसे करेंगे? एक्सपीरियंस ही पता चलेगा। एग्जैक्टली। हमने मॉडर्न स्टार्ट किया, हमें कहा गया स्पेक्ट्रम पढ़ो और ये एनसीईआरटीज पढ़ो। अभी मतलब कुछ टाइम पहले जो हमारे टीचर आए तो उन्होंने कहा नहीं स्पेक्ट्रम नहीं, पूनम दलाल आप पढ़ो। ठीक, कुछ कहते हैं कि नहीं देखो नोट से हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये पढ़ाई ना कुंगफू के माफिक है। कुंगफू समझते हो कि मेरा हिट कर, कुंगफू का एक मेथड नहीं हुआ कभी भी। देयर इज नो वन वे ऑफ कुंगफू, पता है? हर एक की अपनी टेक्निक है, स्नेक टेक्निक, कोबरा टेक्निक, हर एक की अपनी टेक्निक है। बात क्या है, डिफरेंट, जब तुम एक इंस्टीट्यूट में आके डिफरेंट टीचर्स और उनके आइडियाज से एक्सपोज होते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग ओपन होता है कि ये चीज को करने का अच्छा ये भी तरीका, पूनम दलाल भी है, अच्छा ये तरीका भी है, ओ ये टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, ये टीचर ऐसे पढ़ा रहा है। देन तुमने दाल बाजी खा ली, तुमने छोले भटूरे खा लिए, तुमने कलाकंद खा लिया, तुमने शिजवान खा लिया, और तुमने तुम्हारे कश्मीर का फेवरेट वाजवान खा लिया। अब तुम बताओ किसमें कौन अच्छा लग रहा है तुम्हें? वाजवान। तो तुम ऐसे ही डिफरेंट पूनम दलाल देखी, कर्सरी रीडिंग, बस उसमें टाइम जाता है ना बहुत। देखो बात समझिए, ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका है तुम्हारा, ये जो तरीका जाता है, ये तुम्हें लार्जर लॉन्गर टाइम में एक बेटर रिटर्न लेके आएगा, बेटर रिटर्न। और सर मुझे आपसे पूछना था, मतलब जब से मैंने कोचिंग ज्वाइन की है, सभी मतलब जितने भी यहाँ पर मेंटर्स आए, टीचर्स आए, सभी कहते हैं कि लाइक यूपीएससी में आपको 50% स्कोर करना है, देन यू आर मतलब AIR रैंक 1 है। सर ये मतलब इसमें कमी क्या होती है आंसर में? अगर बच्चा अपना बेस्ट दे रहा है तो वो 15 में से 5 या 4 क्यों स्कोर कर रहा है? टीचर्स से क्यों नहीं सिखाते हैं कि हम 15 में से 15 कैसे? कितना बेहतरीन आपने सवाल किया ना। देखो बात क्या है ना, बात क्या है कि इनका सवाल है सर कि आज हमारा सेशन ना पटरे पे हो रहा है। आपको पता ही है हमारा इंस्टीट्यूट और हमारी कोचिंग और हमारी टीचिंग कैसे चलती है। हम बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है हमारा कि व्हाट इज रियलिटी। हम फिल्टर्ड वर्जन नहीं दिखा रहे कि एक्चुअल में कि क्या नहीं हो रहा है। इनका सवाल है कि हर एक बंदा जो टॉपर बना है आज तक, जैसे 2075 मार्क्स का मेंस तक, और इंटरव्यू का 225 नंबर हम ऐड कर ले तो टोटल 2300 नंबर का हमारा पेपर है। उसमें से 1100 वाला टॉपर बन रहा है और हर टीचर क्या कहता है कि तुम्हें 7 नंबर खड़े करने हैं। मैं तुम कहता हूं नंबर भूल जाओ, लेट मी रिवायर यू, है ना। मैं कहता हूं जो तुम आंसर लिख रही हो ना, देयर इज नो एंड टू परफेक्शन। वो टीचर जो तुम्हें बोल रहा है ना कि तुम्हें 7 नंबर लेने हैं, वो तुम्हारा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा है कि तुमको 10 वैरायटी ऑफ चीजें खानी है। आज केला, अंगूर, सेब, बादाम, पिस्ता। तुम केले कोई 5 केले खा लोगी तो ना तो अंगूर, सेब, बादाम, पिस्ता खा पाओगी, और 5 जरूरी हैं। इसलिए वो टीचर का कहना है, प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आपको 4 मार्क्स लेने हैं, 5 मार्क्स हमें पहले से ट्रेन क्यों नहीं किया जा रहा है 10 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स? मैं इसके पीछे मैंने बताया ना, क्योंकि देखो समय की मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। हो सकता है आप हिस्ट्री के उस पर्टिकुलर ऑप्शन में जब फ्रेम करते हैं, मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम किया या क्वेश्चन पेपर यूपीएससी वाले ने फ्रेम किया है, तो वो टाइम मैनेजमेंट देकर ही फ्रेम करते हैं ना। वो उस क्वेश्चन का क्या आंसर चाहते हैं और हम क्या नहीं दे पाते कि हमें मार्क्स नहीं आते। जी बताता हूँ, मैं इसमें बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत ही, आपको लगता है कि यूपीएससी एक सिलेक्शन एग्जाम है, यूपीएससी एक रिजेक्शन एग्जाम है। इंडिया जैसी कंट्री में डिमांड इतनी है और सप्लाई मान लो बहुत ज्यादा है, तो बच्चे बहुत ज्यादा हैं और जो एग्जाम के लिए सीट्स है वो बहुत कम है। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट टफेस्ट एग्जाम है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे इतना डिसहर्टन होता था कि यार एग्जाम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपके सवाल पे डायरेक्टली आऊंगा, पहले मैं उसके पीछे के बैकग्राउंड बताना जरूरी हूँ, बता रहा हूँ। तो हमें क्या लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। मैंने ये पाया कि मुझे 2 चीजें पता थी, इस भाई को 3 चीजें पता थी, इस भाई को 4 चीजें पता थी, तो ये मेरे से पहले निकालेगा ना एग्जाम। समझ, पहली बात तो ये है, ये एग्जाम एलिमिनेशन करता है, मुझे लगता है ये एक नॉलेज बेस्ड है। अब आती है बात आंसर लिखने की, है ना। आंसर 15 नंबर का है। यूपीएससी इज नॉट दैट साइंटिफिक जितना आप उसको बना रहे हो। किसी में मार्क्स नहीं देने हैं। इसमें क्या, मान लो आपके 15 में से 15 भी आ गए ना, तो यूपीएससी उन मार्क्स को स्केल डाउन करता है। ऑप्शनल में खासकर की कुछ ऑप्शनल जैसे मैथमेटिक्स है, उसमें अगर मेरा सारा आंसर ठीक है, थ्योरम ठीक है, उसमें तो मेरे 10 में से 10 है, उसमें तो काटने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव हो गया आंसर। लेकिन जीएस के आंसर और मेंस के आंसर इतने सब्जेक्टिव होते हैं, उसमें काटने का स्कोप होता है। तो यूपीएससी इन क्वेश्चंस के मार्क्स को स्केल करता है। तो टीचर जब आपको ये बोलता है ना कि 10 में से 7 नंबर लेने हैं या 6 लेने हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको अपनी तरफ से 100% नहीं देना है।
उसका मतलब होता है कि जो गिवन द टाइम आपके पास है ना, उसके अकॉर्डिंग जितनी मेहनत वो बता रहा है ना, उतनी मेहनत करो आप बस। और हम चाहते हैं कि भाई बच्चों तक हमारी बात पहुंचे आज के सेशन से। जैसे हम बचपन में होता था ना, दूरदर्शन पे वो जो कार्यक्रम करते थे जिसमें एक आके बंदे से हम बात करते थे, मैं आपके बड़े भाई की तरह हूँ, है ना, और उस बड़े भाई के नाते ही आप मेरे से खुल के सवाल करो, किसी का डर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं, कोई अनफिल्टर नहीं। तुम तो वैसे भी किसी से डरती हो, है ना। कैसे कैसे दोबारा थोड़ा सा खुल के बताओ अपना सवाल। कि कम नंबर आए, हम कम नंबर के लिए जी करें ना, कम नंबर के लिए जी। अच्छा, आप कह रहे हो कि कंपटीशन ही एलिमिनेट हो गया, लेकिन कम एक्चुअली क्या है कि कम नंबरों के लिए हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम दे तो अपना बेस्ट रहे हैं, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग। मेरे ना एक प्रोफेसर साहब एक बात कहा करते थे, अगर सिर्फ उस टाइम में नहीं हो सकता है, मतलब हम 250 में से 250 नहीं ला सकते, तो क्वेश्चन पेपर ऐसे फ्रेम ही क्यों होता है? देखिए बात बिल्कुल लाजमी है, और मैं अभी उसको यूपीएससी के चेयरमैन को फोन लगाता हूँ और उसे बोलता हूँ कि क्यों बेवकूफ बना रहा है तू हमारे अवाम का, और बता यार, बताओ, है ना। तो पॉइंट ये है, मैं इस पे एक मेरे ना एक टीचर एक बात कहा करते थे, ठीक है, वो पता क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि प्रोजेक्ट इज नेवर कंप्लीटेड टिल इट इज सबमिटेड। अगर तुम डेडलाइन करो, सपोज अपन ना एक कंपटीशन करते हैं, 3 दिन का उसका टाइम रखते हैं, और 3 दिन के टाइम में ना हम पहुंचने की कोशिश करते हैं 3 दिन तक। तुम एक बात समझना मेरी, कि जो 3 दिन का टाइम है उसमें तुम पता नहीं क्या क्या करती रहोगी, और मैं तुम्हें कहता हूं 2 घंटे तुम्हारे पास, तुम बेस्ट देने की कोशिश करो। सो प्रोजेक्ट जो है कभी कंप्लीट नहीं होता तब जब तक वो क्या नहीं होता, सबमिट नहीं होता। तो अब बात समझे। हाँ, तो थैंक यू, आपने बोला बड़ा अच्छा पॉइंट, आप बोल रहे हो इतने अच्छे पॉइंट दे दिए, आप बोल रहे हैं कि आप बड़ा अच्छा पॉइंट है, समझे। प्रोजेक्ट इज नेवर कंप्लीटेड इट टिल इट इज सबमिटेड, है ना। तो सेम चीज, तो तुम प्रिपरेशन टाइम के अकॉर्डिंग करो, ना कि मार्क्स के अकॉर्डिंग, बट टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हें अपने आप को बांधना पड़ेगा। सपोज हिस्ट्री में तुम एक्सपर्ट बन गई, पेपर ज्योग्राफी का भी है, पेपर तो पॉलिटी का भी है, पेपर तो इकोनॉमिक्स का भी है, पेपर तो आईआर का भी है, वो इकोनॉमिक्स जो तुमने लाइब्रेरी में सीखी है ना। बताओ। और सर कंपटीशन रिलेटेड कंपटीशन है, हमें 15 में से 15 मार्क्स नहीं लाने, हमें टॉप 100 में आना है। देखिए बात कंपटीशन पे थोड़ा सा बात बता दो, बेटर करना है ना। लेकिन पता है, तुम अपना कंपटीशन सिर्फ श्रीनगर से मत देखो, तुम अपना कंपटीशन पूरे इंडिया से देखो, उससे क्या होगा। और दूसरा सबसे बड़ा कंपटीशन है, मैं अब इसको कैसे देखें भाई, इंडिया में तो मैं बच्चों को देख नहीं सकता हूँ, तो हमारे इंस्टीट्यूट पे आप टेस्ट सीरीज लगाओ, इसमें ऑल इंडिया रैंक मिलती है आपको। तो पॉइंट क्या है, द आइडिया इज, पता है हमारे मन में ना, कंपटीशन की बात बता रहा हूँ, आप अपने आप को कैसे जज करो कि सपोज कोई चीज नहीं आती थी, आपने अपना टारगेट बनाया, उसको अचीव कर लिया, आप अपने आप को उसमें कॉम्पिटिटिव बनाओ। योर कंपटीशन जो है तुम्हारे अपने साथ है। क्या सवेरे 4 बजे का अलार्म लगाया शाइस्ता तुमने, 4 बजे उठ जाती हो? सच सच बताना। हाँ, देख रहे हो, इनकी लड़ाई जो हमारी अपनी लड़ाई है ना, वो 4 बजे उठने वाला बंदा जो है वो 4 बजे उठ ही नहीं पा रहा, वो धोखा दे रहा है बचपन से ही। एक मेरा दोस्त है, वो ना सिगरेट पी रहा है, मैंने उसको कई सालों से देख रहा हूँ सिगरेट पी रहा है, और मेरे को जब भी मिलता है ना शाइस्ता, वो है ना, वो पता क्या बोलता है कि मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ। 20 साल हो गए उसको ये बोलते कि मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ। अब मेरे को मिला, मैं पता क्या कहने लगा, भाई सिगरेट पी भी ले तू। तो हम ना जीवन में बहुत सारी चीज ऐसी अपना लेते हैं जो हम अचीव ही नहीं कर पाते। बट सर ये ब्लाइंड रेस में भी नहीं भागना है ना, कि कोई 4 बजे उठ रहा है, 12 बजे सो रहा है। मुझे लगता है कि मतलब जब हम पहले यहाँ पर आए, हमें कहते थे कि पहले 3 घंटे पढ़ो, फिर 4, फिर मैक्सिमम आपका 8 होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि अगर आप दिन में 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो, प्रोडक्टिव लग रहा है आपको, तो आप 10 घंटे पढ़ो। कभी लगता है 12 घंटे पढ़ो, कभी अगर 3 ही घंटे लगता है तो उतना ही पढ़ो। लाइक हमारा 3 घंटे के बाद लगता है कि अब समझ नहीं आ रहा है, तो क्या देखो, आपकी सोच में एक अच्छी बात क्या है कि आप इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन इसमें एक बुरी बात क्या है ना, कि आप हो सकता है आप अपने एक शेल में रह रहे हो, आपके अकॉर्डिंग 3 घंटे बेस्ट है ना, आप अपने आप को पुश ही नहीं कर रहे, है ना। 3 आवर्स मैं बोल रही हूं, आई मीन टू से, है ना। तो बट वो जजमेंट भी तो आप अपने आप दे रहे हो ना। आपके पास एक जब तक गोल नहीं होगा, एक हायर गोल, आप कभी अपने आप को पुश नहीं करते। आप देखो ना, जब हमारे एग्जाम आते हैं तो वो बच्चा जो पढ़ भी नहीं पाता था एग्जाम के टाइम खूब रट रहा है। अगर वो बच्चा पूरा साल तैयारी करता तो एग्जाम में टॉप करता, लेकिन क्योंकि उसने 15 दिन पढ़ा, तो हमारा आउटपुट, हमारा माइंड इतना शार्प है ना शाइस्ता, कि हम अपने माइंड को, माइंड इज अ टेरिबल सर्वेंट, दोबारा बोलता हूं, माइंड इज अ टेरिबल मास्टर बट
अ वेरी वंडरफुल सर्वेंट। तो माइंड को अधीन करो। अब तुमने लेकिन माइंड के अधीन हो गए तुम्हें लगा कि यार आज इतना ही मन कर रहा है। एक मेरा दोस्त था, इस प्रिपरेशन की बता रहा हूँ आपको मैं, पता क्या करता था, वो कहता था मेरे को फिल्म देखने जाता था, कह रहा यार मेरे को रिक्रिएशन करना है, ठीक है, पूरा दिन फिल्म देखने में और इधर उधर मस्तियों में वेस्ट करता था। अगले दिन पढ़ाई की बात करता, शरीर थका होता था उसका, 2 घंटे और 3 घंटे पढ़ के उसको रिक्रिएशन चाहिए। रिक्रिएशन किसको चाहिए? जो 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहा है ना, उसको रिक्रिएशन चाहिए, ना कि उसको जो सिर्फ 6 घंटे पढ़ रहा है। समझे? तुम्हारी बात पे दोबारा आते हैं। तुमने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें अपने आप को किसी टाइम में लिमिट नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल जब तक कर सकते हो, कभी 3 भी हो सकता है, कभी 12 भी हो सकता है, कभी 15 भी हो सकता है, बस मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। और बात क्या है ना, हम कर नहीं पाते शाइस्ता, जो तुम बोल रही हो ना बात। बट सिर्फ अगर एक बार मतलब हमने आज गोल अपना रखा, टारगेट रखा अपना, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, मतलब जब हम इस मतलब कंसिस्टेंसी बनाएंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आदत हो जाती है, फिर नहीं करना है, गोल कंप्लीट करना है, और फिर हो भी जाता है। ठीक नहीं, देखिए यही चीज कंडीशनिंग है हमारी। आपने अपने आप को मुसीबत और टफ सर्कमस्टांसेस में डाला। वो कहते हैं ना, इफ यू डोंट बर्न लाइक सन, हाउ विल यू शाइन लाइक सन। तो आप अपने आप को बर्न कर रहे हो ताकि शाइन जगमगा सको। बस मेरी एक आपसे सलाह, दुआ, रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करते रहें, क्योंकि इस पढ़ाई में कूप मुंडक भी एक होता है कि अपने आप को, वो कुएं का मेंढक जो होता है वो ये कहता है ना, मेरे नजारा सब हसीन है। तो लाइब्रेरी में अकेले बैठने से ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। आसपास के जैसे आप मूर्ख हो, 4 मूर्ख वैसे ही मिलेंगे। अपने आप को एक्सपोज करो टीचर के सामने, है ना भाई। एक्सपोज कैसे कि अपनी बताओ क्या प्रिपरेशन है। जब टीचर सवाल पूछ रहे तुम्हें आ रहा है, टेस्ट सीरीज से देखो रैंक 1 आ रही है कि नहीं आ रही है तुम्हारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने आप को इवैल्यूएट करो। वरना ये शेल है, ये स्लिपरी स्लोप है। मैंने लोगों को 3-3, 4-4 साल वेस्ट करते देखा है, और उनको 4 साल बाद देखा मैंने, क्या रियलाइज हो रहा है 4 साल पढ़ने के बाद, कि भाई ये यूपीएससी हमसे ना हो पाएगा। तो कहते हैं ना कि डोंट गिव 20% एवरी 1 ईयर टिल 5 ईयर, गिव 100% इन 1 ईयर, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि करना क्या है। हम भी 100% देना चाहते हैं, लेकिन जब आप इस प्रिपरेशन में एंटर करते हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती है, जैसे दोबारा खुल के बोलो, रिलेशनशिप चाहिए तुम्हें सलीम। सब फैमिली के साथ हम दूर होते घर से, तो इन सब चीज़ में एक बहुत अच्छी बात है। पता है इस पढ़ाई में क्या होता है, अकेलापन सा लगता है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई नहीं है। आपको पता है बच्चों, मेरे पास कैसा फोन था, क्वालिटी कीपैड वाला फोन था, और फोन ना अपने आप कट जाता था, ब्लैकबेरी वाला क्वालिटी कीपैड, अपने आप कट जाता था वो 2 मिनट बाद। और जेब में एक दिन क्या हुआ बच्चों, मैं ना जॉब छोड़ के आया था, और मेरी जॉब भी बहुत अच्छी पेइंग थी, 1 लाख मेरी सैलरी थी उस टाइम पे। और जब मैं आया ना, तो मेरे पास ना जेब में पैसे नहीं थे। मेरे को ना आंखों से आंसू आ गए। रात की बात है कि डिनर कैसे करूंगा। फिर मैंने सोचा यार ये दिन मैं अपने बच्चों को, या जब मेरे बच्चे होंगे उनको मैं बताऊंगा, तो वो लोग इंस्पायर होंगे। क्योंकि मैं बचपन से सुनता था कि पिताजी पानी में वो सिर पे रख के वो तैयार करके स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं सोचता था यार मैं तो बहुत प्रिविलेज्ड बच्चा हूँ, मैं कैसे बच्चों को इंस्पायर करूंगा अपने, कि मेरे माँ बाप ने मेरे को ऐसे इंस्पायर किया, मैं अपने बच्चों को कैसे इंस्पायर करूंगा। तो वहां पे क्या होता है, इस पढ़ाई में यार बहुत अकेलापन होता है। इस पढ़ाई में ऐसा लगता है ये रेस नहीं है, मैराथन है। ये आदमी को ना जीवन से पहले बूढ़ा कर देती है, जीवन से पहले मैच्योर बना देती है, तुम्हारे दोस्त कम कर देती है, क्योंकि तुम्हारा आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। अब तुम दोस्त के साथ गप्पे मारते हुए भी 10 दिन तरह की दिमाग लगा रहे हो। तो इस पढ़ाई में ना बहुत अकेलापन है, बहुत ज्यादा अकेलापन है। मतलब मैं बोलूं कि कोई आपको समझ नहीं सकता। अगर आप बोल रहे हो ना मैंने गर्लफ्रेंड बना ली, गर्लफ्रेंड के साथ ना 10-15 दिन, महीने, साल नाटक चलेगा, उसके बाद वो भी चली जाएगी, क्योंकि आप ना तो उसको सही उस मेंटल स्टेट में ही नहीं हो तुम उसको समझ पाओ। ठीक, बहुत रेयर होता है इस पढ़ाई में कि तुमको कोई सही समझने वाला मिल जाए। और होता क्या है, मैक्सिमम 90-95% टाइम समझने वाला सही नहीं होता। समझने वाला कौन मिल जाता है हमें? बहुत गलत इंसान मिल जाता है, और उसमें हमारा सारा समय वेस्ट हो जाता है। तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगा कि मैं रिलेशनशिप में जाऊं और अपना टाइम वेस्ट करूं। अगर आप लक्की हो सकता है कोई मिल भी जाए, और तो हो सकता है कोई मिल भी जाए और मैं
बहुत मेरे को गाइड भी करते, जैसे एक रैंक 2 है ना अक्षत, हाँ अक्षत, वो बोलता है ना मेरी लाइफ में सक्सेस के पीछे गर्लफ्रेंड है, कनिष्क कटारिया है ना, जो भी रैंक उसकी गर्लफ्रेंड बोला है उसने पहली बार। तो पता है वो मिल भी सकती है जो तुम्हें संवार दे, और वो मिल भी सकता है जो तुम्हें गंवार दे। वो आगे भी कर सकता है, पीछे भी कर सकता है ना। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ फीमेन, एंड बिहाइंड 2 अनसक्सेसफुल मैन देयर आर वुमेन। तो सक्सेसफुल मैन, वीमेन चूज सक्सेसफुल मैन। तो ऐसा भी होता है कि लाइफ में तो मैं देखो, अब तुम्हारा सवाल है, पता है तुम लोग ना हॉबीज नहीं अपनाते यार, सबसे बड़ा दुख है मेरे को। हमारे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है यार, ना तुम्हें डांस करना आता है, ना तुम्हें गिटार बजाना आता है, ना तुम्हें सिंगिंग आती है, क्योंकि आवाज भगवान ने तुम्हें वैसी बंदरों वाली दे दी है, तो सिंग करके क्या करोगे। तो अपने पास ना कुछ बोल भी नहीं सकते अब ना। तो पॉइंट क्या है ना कि अपने पास वो चीज होनी चाहिए यार, कि मतलब अपन को ये हॉबी हो। जैसे इस किसी को पढ़ाने का शौक है, ठीक ठीक भाई, मेरी नौकरी मत लियो। अरे मजाक कर रहा हूँ दोस्त। हाँ आगे बता। हाँ किसी को पढ़ाने का शौक, हाँ, मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन उसको लगा कि मैं पढ़ा सकता। ठीक ठीक ठीक। तो उसके लिए क्या करना है? देखो तुम यूपीएससी पढ़ाने से मत स्टार्ट करो सीधा, ठीक है। पता क्या होता है कि तुम सीधा अगर 5वें लेवल से नीचे गिरोगे ना तो कमर में बहुत दर्द होगा। तो पहले आप नर्सरी के बच्चों को बेवकूफ बना लो, फिर एलकेजी और थोड़ा सा हायर लेवल पे बेवकूफ बनाओ, ताकि तुम बड़े बच्चों को बेवकूफ बनाने लायक बनो, ठीक है। थोड़ा सा वहां से सीखो। बट मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैच्योरिटी एक्चुअली क्या है कि इस पढ़ाई में ना, अगर मैं बच्चा हूं ना तो मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। आई नीड टू बी एडल्ट इनसाइड। तो मेरे को एक मैच्योरिटी चाहिए अपने अंदर, इन बच्चों को समझने की, इनकी रूह तक पहुंचने की। आप समझे? वो मैच्योरिटी जिस दिन इसमें आ जाता है, आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अब क्लास में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने हादसों का। मैं ना एक इंस्टीट्यूट है नामी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मैं वहाँ पढ़ाने गया हुआ था, ठीक। और मैं वहाँ तो वहाँ पे ना एक लड़की ने क्लास में किसी लड़के, वो बैठी थी लड़की, और उसको पीछे से लड़के ने कोई टांग वांग लगाई, जान के नहीं लगाई, जैसे हम चेयर वेयर करते तो लग जाती है। वो 2-3 बार हो गई होगी। उस लड़के का कुछ पर्सनल, लड़की का कुछ पर्सनल इश्यू चल रहा था कहीं पे, और उस लड़की ने चिल्ला के क्लास के अंदर उस लड़के को बोला, डोंट यू माइंड योर बिजनेस। अब क्लास का हीरो तो मैं हूं, टीआरपी वो लड़की ले रही है। आप समझिए, देखिए क्लास का हीरो कहने का पीछे अर्थ क्या है कि हम क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करें, है ना। तो जैसे अभी यहाँ पे सेंटर ऑफ अटेंशन ओपन करना है, अरे ओपन करते करते खाते हैं, बात करते, खोलो खोलो खोलो, और खाते हुए बात करते हैं। तो उस लड़की ने क्या किया, बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको। उस लड़की ने जोर की बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मैंने इग्नोर किया, मैंने कीप क्वाइट। वो लड़का ना उठा और पीछे चला गया। उसे मेरा पता था लड़के को कि ही नोज हिज बिजनेस। उसके बाद पता क्या हुआ, वो लड़के ने पीछे से कुछ बोला, उसकी ईगो हर्ट हुई होगी, वो दोनों क्लास में फिर बोलने लगे। मैंने कहा तुम दोनों का आई विल थ्रो बोथ ऑफ यू आउट ऑफ माय क्लास। वो लड़की खड़ी हुई, सर व्हाई मी। अब मैंने कहा देखो, उसकी ईगो या जो भी था, मैंने कहा मैम आई वांट टू टीच हियर। अगर मैं तुम दोनों के इशू को सॉर्ट आउट करूंगा तो मेरी बच्चे जो 2-4 घंटे टाइम लगा के इतनी दूर से आ रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट होगा। मैं नहीं अलाउ करता ये सब। मैं यहाँ पे तुम लोगों का फैसला करवाऊं, मैं जज थोड़ी ना हूं, मैं टीचर हूं पहले, मेरी ड्यूटी वो है प्राइम। नहीं मानी, उसने जो चिल्ला के करा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं इमेच्योरिटी और मैच्योरिटी की बात करता हूँ। मैं पलट के उसको ऐसा जवाब देता कि वो रोती सारी उम्र। मैंने उसे इग्नोर किया, और आप मानोगे 1 घंटे बाद वो रोते हुए मेरे से माफी मांगी। उसने अपने आप फील किया कि आई हैव डन रॉन्ग। तो कई बार ये सिचुएशन हैंडलिंग एक मैच्योरिटी की बात है एज अ टीचर। ये आपको आती है समय के साथ, या आपकी परवरिश वैसी रही हो। तो गुड टीचर एंड अ गुड मैनेजर इन द क्लास इज लाइक अ शो फॉर मी। वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। तुम्हारी क्लास में वो, अगर मेरी जगह पे कोई हो ना, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना, अगर मैं अपनी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट ना हूं और मैं लोगों को मैनेज ना कर सकूं, तो तुम लोग तो मेरे ऊपर मेरा बेवकूफ बना दोगे। आप मानोगे, मैं बजट की क्लास ले रहा था, बच्चों को लगता है कि मुझे इकोनॉमिक्स ही आती है, जबकि हम लोगों ने यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे लेवल तक की है। वो करता, मैंने कहा आर्टिकल 266 इज द नेसेसरी आर्टिकल बाय विच वी कैन विड्रॉ द फंड्स फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कह रहे ना सर, आर्टिकल 266 तो हाई कोर्ट का है। मैं कहा आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का। अगर मुझे ये नॉलेज ना पता होती तो मैं कंफ्यूज हो जाता वहीं पे। अब मैं उसको कैसे चुप कराऊं, बताओ मेरे को। वो बच्चा पता है क्या सोचता घर पे जाके, कहते सर को नॉलेज नहीं है।
Are you getting my point? कई बार I have to tame that child, you know, he's very good student, but उसके अंदर मेरे प्रति रिस्पेक्ट, मेरी अथॉरिटी को अगर वो चैलेंज करता है, I cannot beat him. मैं तेरे को बताऊं, let's say no, I have to beat and show my authority by knowledge, not via force but by love. तो अगर तुम्हारे अंदर वो लोगों के लिए फीलिंग है, बट आई लव माई स्टूडेंट्स, वो जैसा भी है वो 4 साल बाद मुझे याद करता है यार, मैं मतलब मेरे को उनके अंदर से प्यार आता है। वो कहते हैं ना कि मैं जब भी इस भीड़ में जाता हूँ आपके अंदर अपने आप को पाता हूँ, तो वो चीज मुझे हमेशा लगती है कि अपने स्टूडेंट्स के अंदर। क्या कह रहे हो? आप कभी नहीं भूलोगे? अच्छा, नहीं पक्का नहीं बोलूंगा। आप तो वैसे ही ना भूलने वाले व्यक्ति हो, है ना, मतलब इन्हें स्वतंत्रता संग्राम और भारत की आजादी की लड़ाई में इनका बड़ा योगदान है तो मैं कैसे भूल सकता हूँ ना, तो पॉइंट ये। ठीक है, पूछो सर। मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है यूपीएससी, इसमें 3 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और लाउडली बोलो ना। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हर एक फेज में हमारी कुछ क्वालिटीज चेक होती है, तो आप इसके बारे में बताएं कि यूपीएससी हर फेज में हमसे क्या डिमांड करता है और हमारी कौन कौन सी स्किल्स का टेस्ट होता है। मैंने कहा ना, ये एग्जाम में कंपटीशन इतना है। मैंने अपने दोस्त से जब मैं तैयारी करता था ना, मैं पूछा करता था, सिलेक्टेड था वो हमारे साथ, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए तैयारी कर रहा था। मैं पूछता था यार क्या क्वालिटी है तेरे में जो हमारे अंदर हम ले आए और हम आईएएस बन जाए पहले रैंक में। उसने कहा यार ये सब बकवास है, कोई बेस्ट, कोई एक तरीका नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है कि जिससे एक क्वालिटी से तुम आईएएस बन जाओ। तुम इस प्रोसेस में अपने आप को हर दिन इतना संवारते हो कि जो साहस आपको चाहिए, जो डिटर्मिनेशन आपको चाहिए, जो एबिलिटी टू चेंज, प्रोएक्टिवनेस, मोटिवेशन, आप अपने लिए संवारते हो। तुम यहाँ तैयारी करने आए हो, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तुम कौन से एरिया से सलीम? कश्मीर के? हाँ, बांदीपुरा। कैसा एरिया है? डेवलपमेंट कैसी है? रूरल एरिया। तुमने क्यों सोचा आईएएस बनने की? अच्छी जॉब मिलेगी, सोशल मिलेगी। तो तुम्हारे को पता है ना इस चीज को करने से ये होगा, तो मोटिवेशन की क्या जरूरत है तुम्हें? बात समझे? या तुम्हें ऐसी कौन सी एक क्वालिटी की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो समझ आया टीचर ने जो तुम्हें बताया और पीवाईक्यू एनालिसिस में जो करना है, अगर तुम उसको कर पा रहे हो, मोर देन इनफ। उसको करने के लिए पूछो, मैं क्या पूछूं? टीचर से पूछो कि क्या ऐसा करूं जिससे सॉल्व हो जाए पेपर, बस। बात समझ आई? नहीं सर, हमें टारगेट्स कैसे सेट करने चाहिए, लाइक मंथली, वीकली या पर डे? बोथ। यू शुड हैव अ मैक्रो गोल। सपोज मैंने टारगेट तय किया कि मेरे को 300 पेज पढ़ने हैं। कितने? 300 पेज अगर मेरे को महीने में पढ़ने हैं तो डेली कितने पढ़ने हैं? 10। डेली 10 पढ़ने हैं तो मेरे पास अगर पढ़ने के 8 घंटे हैं तो 1 घंटे में 1 पेज ऑन एवरेज, बस ऐसे। समझे? बुक पढ़नी है तुम्हें, टॉपिक पढ़ना है, उसके पेजेस गिनो। सर मैं मतलब ऐसा मैंने सोचा है कि अगर हम मतलब दिन में 80 पेज कंप्लीट कर पाते हैं तो हम टारगेट 100 का रखेंगे। अगर 80 मतलब 100 ना सही 90 तक तो पहुंच जाएंगे, बट उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होती है। देखिए, क्वालिटी कैसे जज करती हो तुम कि कॉम्प्रोमाइज हो रही है नहीं हो रही है? मुझे समझ आया अच्छे से कंसेप्ट। नंबर 1। दूसरा, पीवाईक्यू। अगर तुम उसको पढ़ने के बाद उस टॉपिक को पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रही हो, मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। सर मेंस के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद एनालाइज्ड के मतलब जैसे लक्ष्मीकांत से है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लाइक होता है और एनालिसिस पार्ट होता है। ठीक, उसको हम कैसे कवर? देखो वो सब ना तुम्हें लगता है कि वो करंट में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तुम उस सिलेबस के टॉपिक को उठाओ और गूगल करो, तुम पाओगे उस पे इंडियन एक्सप्रेस में हिंदू में 10 आर्टिकल आए हुए हैं उसी चीज को। गवर्नर के रोल पे 10 आर्टिकल आ चुके हैं, गवर्नर स्पीकर के रोल पे 10 आर्टिकल आ चुके हैं पिछले साल में। अब तुमने नहीं पढ़े जिससे तुम्हारा एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होता। क्यों? तुम्हें क्या लगता है हिंदू पढ़ना नहीं चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वो एनालिसिस तुम्हें हेल्प करता उस क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखने में, या नहीं? और सर यूपीएससी के कुछ फेवरेट एरियाज? यस, आई मस्ट टॉक। यूपीएससी का फेवरेट एरिया है सबसे पहला अनप्रिडिक्टेबिलिटी। समझे? कि शाइस्ता जैसी लड़की कश्मीर में बैठ के एक टीचर से पूछे
कि सर आईएएस के एग्जाम में क्या आएगा मुझे बता दो, मैं एक किताब पढ़ के आईएएस बन जाऊंगी। नॉट ऑल क्वेश्चंस, बट कुछ क्वेश्चन जैसे हम पीवाईक्यूज पढ़ते हैं क्योंकि लैंग्वेज चेंज करके वो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस कभी-कभी। तो जैसे वेरी गुड, देयर आर सर्टेन एरियाज यूपीएससी का सिलेबस नंबर 1 और कुछ एरियाज जैसे ट्राइबल, विमेन, इनके रिगार्डिंग जब भी कोई इशू होता है ना, हमें पता होना चाहिए एनवायरमेंटल इश्यूज व्हिच सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स, जैसे इंडिया ने कमिटमेंट करी पेरिस क्लाइमेट चेंज में, उससे आपका जीवन और मेरा जीवन बहुत इंपैक्ट होगा, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट नो व्हाट इज लीडिंग योर लाइफ। कितना, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत नहीं थी, वो भारत सरकार का एक समझौता हुआ था यूएसए के साथ, उसकी वजह से वहां यूएसए के प्रोडक्ट इंडिया में आने लगे और उसकी दुकान बंद होगी। बात समझे? जब तुम इतनी मैच्योरिटी हासिल कर लोगी, तुम अपनी लाइफ को समझने लग जाओगी कि मेरी लाइफ में जो मेरी किस्मत है वो मेरी नहीं है, वो भारत सरकार की कमियां हैं जिसकी वजह से मेरा कश्मीर डेवलप नहीं हो रहा और मेरे को जॉब नहीं मिल पा रही। ये मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर आनी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये लर्निंग से आती है, पढ़ने से आती है। बात समझी नहीं? और सर जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी कोचिंग करूंगा तो मुझे बहुत सारी सजेशन मिली, उनमें से एक ये भी था कि आप यहाँ पे नहीं दिल्ली में जाओ कोचिंग करो, तो वहाँ जाना जरूरी है तभी सिलेक्शन होगा। देखो, पहले दिल्ली जाना क्यों है उसको एड्रेस करता हूँ। लोगों को क्या लगता है दिल्ली में ना यूपीएससी का एक टॉनिक मिल रहा है और जाएंगे और वो पी लेंगे वहां और आईएएस बन जाएंगे। जितने आईएएस हैं वो यूपीएससी के आईएएस दिल्ली से निकल रहे हैं। अगर मैं पिछले 5 सालों के रैंकर्स भी उठाऊं, उसमें से 3 रैंकर आपको नॉन दिल्ली प्रिपरेशन वाले मिलेंगे। हरिता भी साउथ इंडिया में प्रिपरेशन कर रही थी, दूसरे वाली आईएएस अगेन साउथ इंडिया, यस सृष्टि देशमुख महाराष्ट्र, वो दिल्ली में थी नहीं। ये मिथ अब का ब्रेक हो चुका है कि दिल्ली में जाने का एक मिथ समझ में आया कि वहां पे टॉपर वहीं बनते हैं। दूसरा मिथ है कि वहां पे ना टीचर अच्छे होते हैं, फैसिलिटीज अच्छी होती हैं और माहौल अच्छा होता है। देखो प्लीज आप लोग लो ना, तो लोगों को ये लगता है कि माहौल और टीचर अच्छे होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आईएएस एकेडमी आप सबने सुनी होगी श्रीनगर में, परेपुरा में। उस परेपुरा में जो टीचर्स, उनका जो स्टाफ है, पहले उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो वहाँ पे अजहर सर हैं, वो पहले दिल्ली में खुद प्रिपरेशन करके वहां स्ट्रगल करके देख के आ चुके हैं कि क्या यूपीएससी का कौन सा स्टाफ चाहिए हमें, और फिर वहां पे जो सकलेन सर है वो पूरा इंडिया ट्रैवल करके आ चुके हैं कि क्या एक्चुअल में ह्यूमन का माइंड होना चाहिए। वो जो फैकल्टीज बुला रहे हैं ना, दिल्ली से इंडिया की टॉप फैकल्टीज बुला रहे हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट में दिल्ली के पढ़ा रही है। वो ये नहीं कि किसी ड्रॉप आउट को उन्होंने चांस दे दिया। जो आपके यहाँ पे मैंने देखा है श्रीनगर में कोचिंग चलती है, एक वो है ना इंस्टीट्यूट श्रीनगर में, नहीं नाम मत लीजिए किसी का, डलगेट के पास है एक इंस्टीट्यूट रोड पे यार, वो क्या नाम है उसका, अरे जो भी वो नॉनसेंस इंस्टीट्यूट है, हाँ नाम मत लो। तो उसमें वो इंस्टीट्यूट में यही ऐसे इस तरह के टीचर आते हैं जो इस तरह का नाटक करते हैं और पता नहीं वहां पे क्या रंगरेलियां चलती हैं। जो पढ़ाई का माहौल मैंने देखा ना, तो वहां पे पढ़ाई का माहौल, टीचर्स अच्छे आ रहे हैं, कंटेंट अच्छा मिल रहा है तुमको, तुम्हारी टेस्ट सीरीज मिल रही है, तुम्हारा इवैल्यूएशन हो रहा है। और तो ओवररेटेड है या अंडररेटेड? ओवररेटेड है। यस, डिस्कशंस ओवररेटेड है बिकॉज यू आर डिस्कसिंग विद अ सिक पर्सन हु इज सिक। तुम एक बीमार कभी सही आदमी का इलाज नहीं कर सकता, बीमार आदमी स्वस्थ नहीं बना सकता है, क्योंकि आपका एस्पिरेंट भी बीमारी है। या तो आप डिस्कशन करो टीचर के साथ, या आप डिस्कशन करो इंस्टीट्यूट में जो सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पे, आपके मेंटर्स के साथ डिस्कशन करो। डिस्कशन किसके साथ कर रहे हो आप? डिस्कशन किसके साथ कर रहे हो आप? बीमार आदमी के साथ जो खुद ही तैयार नहीं है, जो खुद ही नहीं पता यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे तुम्हें बेस्ट फैकल्टीज, टीचर्स, माहौल मिल रहा है, तो दिल्ली जाके साल का 2 से 3 लाख रुपए लगाना कितनी बेवकूफी है। प्रोवाइडेड यहाँ पे घर पे रह के बस एक नुकसान होता है, तुम लोग लेड बैक हो जाते हो, बट यहाँ पे लाइब्रेरी है, तुम उसमें पूरा दिन बिताओ, लेड बैक नहीं हो ना। ये नहीं सोचना कि बस मैं इनफ कंफर्ट जोन। दिल्ली में बस ये चीज थोड़ा सा चली जाती है। जब हम बाहर जाते हैं ना, तो मन से अंदर से ही डर होता है कि यार मेरे को परफॉर्म करना है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, थोड़ा अंदर से नहीं होता कि यार माँ का प्यार, पिता की मार सब याद आएगी, हाय कितनी दुआएं, कितनी होप्स है मेरे साथ, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन ये चीज, और वहां पे क्या दिक्कत है पता है, वहां पे लोग क्या मिलेंगे आपको, मनी माइंडेड मिलेंगे ज्यादा।
खाना अच्छा नहीं मिलेगा, हो सकता है बहुत लोग पोल्यूशन और इन सब के चलते बीमार हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि जब तुम जिस एरिया में जब तुम्हें बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही हैं फिर कहीं मत जाए। मैटर करता है, डिपेंड करता है स्टाफ पर, डिपेंड करता है स्टाफ कैसे, I totally agree. लोकेशन पर नहीं। अगर मतलब हम कश्मीर से हम जाते हैं दिल्ली, सबसे पहले वहाँ का क्लाइमेट हमें सूट नहीं करता, पोल्यूशन इतना ज़्यादा जी, और फिर वहाँ पर रहना अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली से बेटर है हमारे यहाँ पर कोचिंग। और आप अपना जो टेस्ट दें उसमें आप ऑल इंडिया वाले टेस्ट दें जिससे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएं कि मैं कहाँ हूँ। और तुम्हें तो ये चीज ज्यादा इंस्पायर करनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर ज्यादा आग लगती है कि मेरे अंदर कोई ना कोई तो कमी है जो दिल्ली वाला शायद एक्स्ट्रा कर रहा होगा, तो मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। नहीं समझे तुम बात? समझ आई? टाइम का इस पे टाइम देते, लेकिन जब जैसे वो ओवर होता है सर, ऐसा फील होता है कि हमने फ्यू डाल के प्रोडक्ट नहीं लगता वो सर ये क्या मसला है? तुम ना एक अचीवेबल टारगेट हमेशा रखो। जैसे तुमने एक टाइम स्पेंड किया बुक का, तो बुक एक अचीवेबल टारगेट है, उसके साथ पीवाईक्यू कर लो कि मैं पिछले 10 साल के पीवाईक्यू करूंगा। उनको करने के बाद तुम्हें सेटिस्फेक्शन आएगी हाँ कुछ किया है। वरना इस पढ़ाई में तो यार पीएचडी है, हर सब्जेक्ट में इतना पढ़ सकते हो तुम, जब तक तुम्हारे पास कोई अचीवेबल टारगेट नहीं होगा ना। अब समझो तुम अचीवेबल टारगेट क्यों देते हैं टीचर्स, क्यों बोलते हैं कि इतना टारगेट रखो, इसलिए क्योंकि अचीवेबल टारगेट नहीं होता ना शाइस्ता, हम स्लिप होते चले जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि हम प्रिपरेशन कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। नहीं प्लान, हमने वही तो बात की ना, प्लान होना चाहिए एक आपके पास। मैंने आज क्लास में लास्ट में बताया था, आपने देखा था वो प्लान। मैंने एक प्लान शेयर किया टेंटेटिव, नहीं मैंने एक प्लान शेयर किया अभी इकरा मैम के साथ, 50 days का नहीं अच्छा वो तो क्लास में सिर्फ हिस्ट्री का प्लान शेयर किया मैंने। और एक बार वो सब बच्चों को ग्रुप में मैं एक बार बोलूंगा, एक बार हम डिस्कशन कर लें, फिर वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक सैंपल है वो प्रिपरेशन करने का, प्लान टू फेल, है ना, दैट इज ट्रू, सो ट्रू, है ना। और वो ना इस लाइफ में ना जीवन जिसने जो अचीव करा है कुछ भी, दे आर बिलीवर्स एंड बिलीवर्स आर विनर्स। यू बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीवन हु हैज अचीव्ड इन लाइफ इज अ बिलीवर एंड बिलीवर्स आर विनर्स। सर कभी जब हम टायर्ड फील करते हैं, मोनोटोनस फील करते हैं, उस वक्त हम माइंड को कैसे लिंक कर सकते हैं? बात करो किसी के साथ भी। जब तुम्हें बोरियत हो ना, तो हम ना ह्यूमन बीइंग, हमारा इवोल्यूशन जो हुआ है वो हमेशा से ना, वी आर सोशल एनिमल, वी लव टू टॉक। और बात करने से ना बोरियत खत्म होती है। थका भी होगा ना तो भी बात कर लेगा। लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तुम रहने दो शैतान, मुझे पता है किससे बात करनी है इसको। याद रखना कि वो कहते हैं ना कि लॉन्ग डिस्टेंस में मत चलो, लॉन्ग डिस्टेंस में चारों खुश रहते हैं। तो पॉइंट यही है, तो पॉइंट यही है, इन बातों के चक्कर में अपने एक ऐसे सहपाठी के साथ, क्या किसी के साथ सिर्फ हमें आजकल ना पता है इतना पोल्यूशन हो गया ना, किसी के साथ आप जेन्युइन रिलेशन भी बनाते हो ना, वो ऐसा लगता है कि यार ये तो बस वही लड़का है वो लड़की है। तुम उसको अपोजिट जेंडर मानो ना, तुम उसको ये क्यों मानते हो वो लड़की, नो, अपोजिट जेंडर। Why can't we liberate ourselves from this bonds of gender, women, girls? No, opposite gender माने ना इनको हम, यार ये opposite gender, मेल या फीमेल, बात खत्म। हम इनको उस नजर से क्यों देखते हैं? कहते ना दृष्टि बदलो सृष्टि बदलेगी। कौन सृष्टि? ठीक है ना। What's your name? क्या पढ़ा है आपने? एजुकेशन कैसे है आपकी? मैंने स्कूलिंग बर्नॉल से की थी। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन तो नीड है। अभी प्लस 2 की है, अभी ग्रेजुएशन में नहीं आए, तो एडमिशन क्यों लेते हैं इसके लिए? मैं नहीं दे रही, मैं लाइब्रेरी पढ़ने के बाद। वो छोड़ो, तुम्हें नीट एमबीबीएस करने वाले हो ना, व्हाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर आईएएस? डू नॉट टेक एडमिशन एंड डू नॉट बट गेट गाइडेंस एंड गेट इनटू आईएएस प्रिपरेशन, नॉट आईएएस। Maybe one day. Sir, why IAS? Maybe. Why not NEET? I don't deny the possibility of NEET creating a good doctor, but the large canvas that you'll get as an IAS, Dr. Shahid Iqbal Chaudhary, he's an IAS. When he was in DC Srinagar, उसने कोविड के दौरान डॉक्टरी वाला पेशा अपनाया। तो as an IAS you will wear many hats. You will become engineer one day, you will become doctor one day, you will become forest officer one day, environmentalist another day, social activist another day. आईएएस एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको ये सब लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज देता है लाइफ में अचीव करने की। मैंने बहुत सारे आईएएस देखे हैं जो इस समय पीएमओ में काम कर रहे हैं, बताइए उनकी लाइफ में क्या
अचीवमेंट है। जिस मोदी को हम सुनते हैं देखते हैं दूर से, उसके साथ वो पास रह के काम कर रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसी लाइफ होनी चाहिए? डॉक्टर सुई लगाइयो भाई, बोरिंग है थोड़ा। बोरिंग नहीं है। आई एम नॉट डिनाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डॉक्टर, ही कैन सेव मेनी लाइव्स, बट व्हाट अबाउट योर पर्सनालिटी, लाइक व्हेन यू कैन वियर मेनी हैट्स? Changing lives. चेंजिंग लाइव्स, Saving lives. saving lives, changing lives will lead to saving lives. शाहिद इकबाल चौधरी ड्यूरिंग कोविड सेव्स lakhs of lives in कश्मीर। उसको कोविड हो गया था और खुद घुमा वो। कितनी बड़ी बात है? नहीं बड़ी बात है।